अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम रीड करेंगे नावल इर्तिकाज़ की एपिसोड 4। तो चलें अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अगले दिन मेहरान फिर वहीं मौजूद था, जैसे उसे समीर की सादगी का मजाक उड़ाने में एक अजीब सी लज्जत मिल रही हो। यार समीर, मैं सोच रहा हूँ अब नया फ़ोन ले लूँ, थक गया हूँ इससे। तुम खुद बताओ कितना बुरा लग रहा है ये। मेहरान ने अपना चमकता हुआ महंगा फ़ोन इसे दिखाया। 2 साल से एक ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी मैंने इतनी देर एक ही सेट नहीं रखा। और ये स्पोर्ट्स कार, ये भी अब पुरानी लगने लगी है, इसे भी चेंज कर लूँगा। फिर मेहरान ने एक शरारत भरी नज़र समीर के पुराने और टूटे हुए फ़ोन पर डाली और बोला, समीर तुम्हें चाहिए मेरा फ़ोन? देखो मैं तुम्हें फ्री में दे दूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा। वैसे भी शौक़ है पैसा इधर उधर फेंकने का। अब ये किसी के काम आ जाए तो अच्छा है ना, है ना? समीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ और सर लेजे में बोला, मेहरान अपना फ़ोन अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मेहरान भी खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, यार अब हम दोस्त हैं, अब तो मत चिल्लाओ इस बात पर। फ्रेंड्स ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम्हारा फ़ोन भी ज़रा अच्छा नहीं है, क्रिकेटर बनना है ना? क्रिकेटर्स के फ़ोन देखे हैं तुमने? क्या क्लास होती है उनकी वो। और फिर वो अपने महंगे ब्रांड्स के किस्से सुनाने लगा। समीर ने एक गहरा सांस लिया और मेहरान की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेहरान तुमने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ें खरीदने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, दर्द खर्च करना पड़ता है। तुम जिस फ़ोन को पुराना कह रहे हो वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक गैजेट है, लेकिन मेरे लिए ये इस मेहनत की निशानी है जो मैंने धूप में जल कर की है। तुम कह रहे हो कि तुम पैसा इधर उधर फेंकते हो, तुम पैसा नहीं अपनी रूह के टुकड़े फेंक रहे हो, जिन्हें तुम महंगी गाड़ियों से भरने की कोशिश करते हो। आज़ादी वो नहीं होती जो तुमने अपने बाप को रुसवा करके हासिल की है। आज़ादी वो होती है जो इंसान को खुद की नज़र में बुलंद कर दे। तुम अमीर तो बहुत हो मेहरान, लेकिन तुम्हारी झोली सच्ची खुशी से बिल्कुल खाली है। समीर की बातें किसी गहरी किताब के जुमलों जैसी थी, जिसमें तलखी भी थी और हकीकत भी। मेहरान एक लम्हे के लिए साकित हुआ, मगर फिर उससे ज़ोर का कहकर लगाया, जैसे इन बातों का उस पर कोई असर ना हुआ हो। ओके, सी यू टुमारो। तुम कल चले तो नहीं जाओगे? मेहरान ने लापरवाही से पूछा। समीर ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, नहीं। निशा अपने स्टूडियो में बैठी अपनी नई वीडियो ऑडिट कर रही थी। उसके जहन में मेहरान का वो लापरवाह रवैया था जो उसने कल फ़ोन पर दिखाया था। वो मेहरान जो अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ खिलौने, गाड़ी और फ़ोन वापस लेना चाहता था, और दूसरी तरफ वो समीर था जिसके पास कुछ न होते हुए भी गैरत और खुददारी थी। निशा ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, हेलो जेन जी, आज मैं आपको एक फ़र्क दिखाना चाहती हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपने फ़ैसले खुद करने हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब क्या है? क्या आज़ादी सिर्फ एक स्पोर्ट कार और महंगा फ़ोन है? क्या आज़ादी अपने वालिदैन को रुसवा करके हासिल की जाती है? नहीं। आज मैं एक ऐसे लड़के से मिली हूँ जिसका नाम समीर है। वो रावलपिंडी के स्टेडियम में पसीना बहा रहा है। उसके जूते टूटे हुए हैं, पर उसका अज़म हिमालय से बुलंद है। उसने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, उसने किसी वीडियो का सहारा नहीं लिया। वो खामोशी से अपनी जंग लड़ रहा है। असली हीरो वो नहीं होता जो शोर मचाए। असली हीरो वो है जो हालात की सख्तियों के बावजूद अपने किरदार पर समझौता ना करे। अगले दिन निशा स्टेडियम पहुंची। मेहरान पहले से वहां अपनी चमकती हुई गाड़ी के पास खड़ा समीर का इंतजार कर रहा था, जैसे उसे समीर की बातें सुनने में कोई नया नशा मिल रहा हो। निशा गाड़ी से उतरी तो मेहरान ने हाथ हिलाकर उसे खुशामदीद कहा, अरे निशा, तुम यहाँ देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना ये समीर बहुत इंटरेस्टिंग है। मेहरान ने हंसते हुए कहा। निशा ने मेहरान को नज़रअंदाज किया और सीधा समीर की तरफ बढ़ी, जो अभी नेट प्रैक्टिस खत्म करके बाहर आ रहा था। समीर ने जब निशा हयात को अपने सामने देखा तो दंग रह गया। हेलो समीर, मैंने तुम्हारी बैटिंग देखी, तुम वाकई बहुत बासलाहियत हो। निशा ने सच्चे दिल से तारीफ की। समीर ने हैरत से पूछा, आप यहाँ मेरा मतलब है आप जैसी सेलिब्रिटी यहाँ क्या कर रही है? निशा ने मुस्कुराकर मेहरान की तरफ इशारा किया, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि आखिर वो क्या चीज़ है जो मेहरान जैसे ना शुक्रे को भी यहाँ खींच लाई है। और तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई कि हमारी जनरेशन में अब भी तुम जैसे मेहनती लोग मौजूद हैं। मेहरान करीब आकर बोला, अरे निशा, तुम तो ऐसे जज्बाती हो रही हो जैसे कोई फिल्म शूट हो रही हो। समीर यार छोड़ो ये सब, आओ कहीं चलकर पार्टी करते हैं, मेरी नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव तो ले लो। निशा ने मेहरान को टोका। मेहरान, हर कोई तुम्हारी तरह फारिग नहीं होता। समीर कल वापस जा रहा है, उसके पास वक्त की कदर है, तुम्हारी तरह ज़ाया करने के लिए ज़िंदगी नहीं। समीर ने निशा की बात सुनकर सर झुका लिया। उसे अपनी मेहनत का एतराफ़ किसी बड़े इनाम जैसा लगा। निशा ने कैमरा ऑन किया। उसके चेहरे पर इस बार एक संजीदा फिक्र थी। उसने गहरा सांस लिया और बोलना शुरू किया, हेलो जेन जी, आज मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो हमें बिगड़ा हुआ कहते हैं। मैं इन वालिदैन से मुखातिब हूँ जो समझते हैं कि औलाद को छत, खाना और महंगे कपड़े दे देना ही सब कुछ है। निशा ने अपनी आवाज़ में थोड़ी काट पैदा की। आपको लगता है कि आपका बच्चा महफूज है? आपको लगता है कि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाकर उसके फ़ोन की लोकेशन लेकर आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं? नहीं, आप उसे प्रेशराइज़ कर रहे हैं। आप उसे ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। जब एक बाप अपने ख्वाबों का बोझ अपने बेटे के कंधे पर डाल देता है और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो वो ये भूल जाता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट तैयार कर रहा है। निशा ने जारी रखा।
एक तरफ मेहरान जैसे बच्चे हैं जिन्हें आपने सहूलतें तो दी पर एतमाद नहीं दिया, आपने उन्हें अपनी अना की जंग में हथियार बना लिया। और दूसरी तरफ समीर जैसे बच्चे हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनका ख्वाब आपकी लकीर से हट कर था। हम जेन ज़ी वाले हर वक्त एक ही तराजू में तोले जाते हैं, हमें हर वक्त मुआजना की आग में जलाया जाता है। फलां का बेटा ये कर गया, तुम क्या कर रहे हो। वालिदैन को ये समझना होगा कि इस नस्ल के पास मौक़े ज़्यादा हैं तो दबाव भी 1000 गुना ज़्यादा है। हमें आपकी जायदाद से ज़्यादा आपकी समझ की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा घर चाहिए जहां हम अपनी नाकामियों के साथ भी कबूल किए जाएं, ना कि वो घर जहां हमें हर वक्त एक कामयाब मशीन बनकर दिखाना पड़े। अगर आप हमें नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा कि आपकी ये सख्ती हमें आपसे दूर ले जाएगी या फिर किसी बड़े हादसे की तरफ। जब ये वीडियो अपलोड हुई तो मेहरान ने उसे अपनी स्पोर्ट कार्स में बैठे देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे लगा निशा ने उसके दिल का हाल बयान कर दिया है। उसे अपने बाप जहांजेब का वो सख्त चेहरा याद आया जो हमेशा से उसे एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर देखना चाहते थे, एक बेटे के तौर पर नहीं। दूसरी तरफ समीर ने ये वीडियो अपने हॉस्टल के गंदे कमरे में देखी। उसे याद आया कि कैसे उसके बाप ने उसे सिर्फ क्रिकेट की वजह से घर से निकाल दिया। उसे महसूस हुआ कि निशा ने उसके जख्मों पर मरहम रखा है। मिरान गुस्से में बफरा हुआ अपनी स्पोर्ट कार निशा के स्टूडियो के बाहर लाया और जोरदार ब्रेक लगाई। निशा जैसे ही बाहर निकली, मिरान गाड़ी से उतरा और चलाने लगा। बस निशा है याद, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। मिरान ने फ़ोन उसके चेहरे के सामने लहराया। मैंने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो बनाने का कहा था ताकि मेरे बाप को हकीकत पता चले, पर तुमने तो उसे अपना धंधा ही बना लिया है। तुम हर वीडियो में मेरा जिक्र करके मेरा मुआवजना इस सियालकोटी लड़के से करके अपने व्यूज़ बढ़ा रही हो। निशा ने सुकून से उसे देखा मगर मिरान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने जैसे पहले कहा था, तुम वाकई वैसे ही हो। तुम्हें किसी का गम नज़र नहीं आता, तुम्हें सिर्फ अपने कैमरे का लेंस नज़र आता है। तुम चंद व्यूज़ की खातिर किसी के भी जख्मों को बेच सकती हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, पर तुम तो थी ही गलत, और अब भी वैसी हो। तुम्हें सिर्फ अपनी शोहरत और व्यूज़ की लालच है। मिरान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आइंदा मेरी ज़िंदगी या मेरे नाम का अपनी किसी वीडियो में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे एक केस स्टडी बना दिया है, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, तुम्हारा कंटेंट हूँ। निशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब हमदर्दी नहीं बल्कि गुस्सा था। बात पूरी हो गई तुम्हारी? अब ज़रा मेरी सुनो मेहरान मलिक, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नाम पे और व्यूज़ लेती हूँ? हकीकत तो ये है कि तुम्हारा नाम अब एक वार्निंग बन चुका है इस नस्ल के लिए। मैं वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, इन 1000 बच्चों के लिए बनाती हूँ जो तुम्हारी तरह घुट रहे हैं, पर इनमें तुम्हारी तरह खुदगर्जी नहीं है। निशा ने तीखे लहजे में जारी रखा, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा मुआवजा समीर से किया? इसलिए ना क्योंकि वो सच है। वो लड़का मिट्टी में से सोना निकाल रहा है और तुम सोने के पहाड़ पर बैठकर भी मिट्टी हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने बाप को हरा दिया? नहीं मेहरान, तुमने खुद को हरा दिया है। तुम इतने खोखले हो चुके हो कि तुम्हें सच्ची तारीफ और व्यूज़ के पीछे छुपी सच्चाई में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तुमने अपनी खुदकशी को एक स्टंट बनाया, मैंने उसे एक सबक बनाया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ तो याद रखना, तुमने खुद निशा हयात का दरवाज़ा खटखटाया था। निशा ने अपना बैग संभाला और जाते जाते मुड़कर कहा, आज के बाद मैं तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि अब तुम्हारी कहानी में कुछ नया बचा ही नहीं है। तुम वही बिगड़े हुए शहजादे हो और वही रहोगे। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी वो खोखली आज़ादी। मिरान वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था मगर निशा के अल्फाज उसके अंदर किसी जहर की तरह उतर रहे थे। रात का वक्त था। समीर हॉस्टल के इस छोटे से कमरे में बैठा कल की वापसी की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में एक डर था कि इतनी मेहनत के बाद पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। अचानक उसके पुराने फ़ोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। समीर ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। एक ऑफिशियल मैसेज था। डियर समीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन selected for the next round of the regional high performance camp. Your performance during the trials in Rawalpindi was exceptional. Please report to the academy within 3 days for further procedures. समीर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा ताकि यकीन आ जाए। उसने इसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पुराने सिले हुए जूतों ने आखिरकार उसे मंजिल का रास्ता दिखा ही दिया है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने अब्बा की वो सख्त बातें याद आईं जो उन्होंने फ़ोन पर कही थी। उसने वहीं एक बड़ा फैसला किया। मैं भी घर नहीं जाऊंगा। उसने मुठ्ठियां भींच कर खुद से कहा, अगर मैं भी वापस गया तो अब्बा फिर वही बातें करेंगे। जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं बन जाता जब तक मैं मुल्क के लिए खेलकर उनका सर फख्र से बुलंद नहीं कर देता, मैं इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। उसने अपना बैग पैक किया मगर इस बार उसके कदमों में थकन नहीं बल्कि एक नया अज़म था। उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और इसी साल इसे PSL में मुल्तान सुल्तान जैसी बड़ी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने का मौका मिलने वाला है। मगर फ़िलहाल उसके लिए ये एक मैसेज ही उसकी पूरी कायनात था। समीर हॉस्टल से बाहर निकला। रावलपिंडी की ठंडी हवाओं से सुकून दे रही थी। एक तरफ मेहरान था जो सब कुछ होते हुए भी सुकून से महरूम था और दूसरी तरफ समीर था जिसके पास सर छुपाने को अपना घर नहीं था मगर उसकी मुट्ठी में उसके रोशन ख्वाब थे। ये उस ज़माने की बड़ी गैर मामूली सोच थी जब ज़्यादातर लोग सिर्फ तलवार और बंदूक को ही ताकत समझते थे। सिकंदर शाह ने अपने बच्चों को मदरसे के साथ अंग्रेज़ी स्कूल भेजा। वो चाहता था कि शाह ख़ानदान इल्म के ज़रिए पहचाना जाए, ना कि सिर्फ ताकत के ज़रिए।
जहांज़ेब अपनी जगह से उठे और मेहरान के बिल्कुल करीब आकर रुके। उनके लहजे में अब वो सख्ती थी जो मेहरान के गुरूर को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। वरना क्या करोगे मेहरान? जहांज़ेब ने सर्दमोरी से पूछा। फिर से खुद को शूट करोगे? कर लो, लेकिन याद रखना इस बार शायद मीडिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। वो जान चुके हैं कि मेहरान मलिक सिर्फ ड्रामा कर सकता है। वो जान गए हैं कि तुम सिर्फ वजह हासिल करने के लिए अपनी जान का तमाशा बनाते हो। अब तुम्हारे आंसुओं या तुम्हारे खून पर कोई यकीन नहीं करेगा। जहांज़ेब ने एक गहरा सांस लिया और बात जारी रखी। तुमने मीडिया को हथियार बनाया था ना, अब वही मीडिया तुम्हारी हर हरकत को एक स्टंट समझेगी। तुम आज़ाद हो, जहाँ मर्जी जाओ, मगर याद रखना तुम अब तमाशा बन चुके हो और मैं बस इस तमाशे पर नज़र रख रहा हूँ। मेहरान की मुठ्ठियाँ भींच गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जहांज़ेब ने उसे उसके अपने ही जाल में फंसा दिया है। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज उसका साथ छोड़ गए थे। जहांज़ेब दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मेहरान वहीं साकित खड़ा अपनी हार का जायका चख रहा था। जहांज़ेब अब मेहरान की खामोशी से खौफज़दा होने लगे थे। वो सख्ती जो उन्होंने मेहरान का गुरूर तोड़ने के लिए दिखाई थी अब खुद उनके अपने गले पड़ रही थी। मेहरान ने उनसे कट कर खुद को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर लिया था। जहांज़ेब को एहसास हो गया था कि पाबंदियां लगाकर, कार्ड्स ब्लॉक करके और इसकी निगरानी करवाकर उन्होंने मेहरान को सुधारा नहीं बल्कि उसे अपनी ही ज़िंदगी का दुश्मन बना दिया है। वो ज़िद्दी इंसान अब उनकी किसी बात को खातिर में लाने को तैयार नहीं था। वो कदम पटकते हुए मेहरान के कमरे की तरफ बढ़े। उनका इरादा था कि आज वो फिर इससे दो टोक बात करेंगे, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे का मंजर किसी उजड़े हुए खंडर जैसा था। मेहरान बेड पर बेसुध पड़ा था और उसकी नज़रें छत के एक नुक्ते पर जमी हुई थीं। फर्श पर जा बजा बिखरे हुए सिगरेट के टुकड़े मेहरान की लापरवाही और इसके अंदर की टूट फूट का पता दे रहे थे। जहांज़ेब का खून खोल उठा और उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि उसकी आवाज़ पूरे घर में धमाके की तरह गूंजी। आवाज़ सुनकर सबिहा बदहवास होकर वहां पहुंची। क्या हुआ है जहांज़ेब, आप ठीक तो हैं? सबिहा की बात उनकी खलक में ही रहेगी जब उन्होंने जहांज़ेब का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा देखा। तबाह कर लिया है इसने खुद को, बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। जहांज़ेब दहाड़े। उनकी आवाज़ की गूंज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। देखो इसे सबिहा, ये है तुम्हारा बेटा। वो तमाशा जो इसने दुनिया के सामने मेरा बनाया था, क्या वो काफ़ी नहीं था? क्या अब ये घर के अंदर ये नया तमाशा शुरू कर दिया है? जहांज़ेब मेहरान के बिल्कुल करीब गया और उसे झंझोड़ कर चीखे। क्या साबित करना चाहते हो? अब कौन सी वीडियो बनवानी है तुम्हें? क्या दिखाना चाहते हो मुझे कि तुम हार गए हो? मैंने तुम्हारी लगामें इसलिए खींची थी कि तुम राह रास्त पर आ सको, इसलिए नहीं कि तुम सिगरेट के धुएं में खुद को दफन कर लो। जहांज़ेब के माथे की रगें तान गई थी। वो चीख चीख कर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बोलते क्यों नहीं? अब तुम्हारी वो जुबान कहाँ गई जो मीडिया के सामने बहुत चलती थी? बोलो मेहरान, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खून का हिस्सा हो। मगर मेहरान खामोश रहा। उसकी खामोशी जहांज़ेब की चीखों से ज़्यादा खौफनाक थी। उसे अब न ट्रैकर्स की परवाह थी, न बंद कार्ड्स की और न ही अपने बाप के गुस्से की। शहर के एक खामोश गोशे में बने इस कैफ़े में मध्यम सी मौसीकी गूंज रही थी, मगर मेहरान के लिए वहाँ सिर्फ एक सन्नाटा था। वो निशा के सामने बैठा था, मगर उसकी नज़रें कॉफ़ी के कप से उठने वाले धुएं में उलझी हुई थीं। उसके चेहरे की शिकस्त खोर्दगी और उसके वजूद से छलकती बेजारी निशा से कुछ छुपा न सकी। निशा ने कॉफ़ी का मग उसकी तरफ थोड़ा और सिरकाया, मगर मेहरान ने उसे नज़रअंदाज करके बाहर बरसती बारिश को देखना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाप ने फिर वही कुछ कहा होगा ना, जो तुम्हें कुछ नहीं साबित कर दे। निशा की आवाज़ कैफ़े के पुरसुकून माहौल में लहर की तरह उभरी। मेहरान ने सर्द आह भरी। वो मुझे तमाशा कहते हैं निशा। उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी जान का सौदा करता हूँ। निशा थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने मेहरान की आंखों में झांका। पता है मेहरान, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जंग अपने वजूद को साबित करने की नहीं होती, बल्कि इस तसव्वुर से लड़ने की होती है जो दूसरे हमारे बारे में बना लेते हैं। हम दूसरों की नज़रों में अपना अक्स ढूंढते हैं और जब वहाँ हमें अपना आप ज़ख्मी नज़र आता है तो हम समझते हैं कि हम ख़त्म हो गए। उसने चम्मच से कॉफ़ी को हिलाते हुए बात जारी रखी। तुम्हारे बाबा तुम्हें तमाशा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद एक स्टेज पर खड़े हैं जहाँ इज़्ज़त का मतलब सिर्फ लोगों की तालियां हैं। वो तुम्हें एक नाकाम अदाकार समझ रहे हैं जबकि तुम सिर्फ एक ज़ख्मी इंसान हो। लेकिन याद रखना, जब तुम दूसरों के जुमलों को अपने दिल की धड़कन बना लेते हो तो तुम वाकई एक तमाशा बन जाते हो। जिस दिन तुम्हें इनके अल्फाज से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। मेहरान तल्खी से हंसा। आज़ादी निशा, जिसके पास अपने ख्वाबों को पूरा कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल के पैसे ना हो वो आज़ाद नहीं होता। तुम फिर वही मादी बातें कर रहे हो। निशा ने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे कार्ड्स या तुम्हारी स्पोर्ट्स कार में थी? नहीं, तुम्हारी असल ताकत वो बगावत थी जो तुमने इस वीडियो में दिखाई थी। मगर तुमने इस बगावत को भी इंतकाम बना दिया। फ़लसफ़ा ये कहता है कि जब इंतकाम तुम्हारा मकसद बन जाए तो तुम अपने दुश्मन के कैदी बन जाते हो। तुम आज़ाद तब होगे जब तुम अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए जियोगे। निशा की बातें कैफ़े की इस फ़ज़ा में किसी गहरे सबक की तरह गूंज रही थी, मगर मेहरान का दिल इस वक्त बंजर ज़मीन की तरह था जहाँ कोई बीज जड़ नहीं पकड़ रहा था। उसने खामोशी से कुर्सी पीछे की और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। असर नहीं हुआ ना? निशा ने पीछे से पूछा। मेहरान दरवाजे पर रुका मगर मुड़ा नहीं। निशा, तुम्हारा फ़लसफ़ा इन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास खोने को कुछ हो। मैं तो वो हूँ जो अपनी मौत का तमाशा लगा कर भी हार गया। मुझे अब सुकून लफ्ज़ों में नहीं मिलता बल्कि खुद को इस खामोशी
में ख़त्म करने में मिलता है, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर फैल रही है। इसने निशा की एक ना सुनी और कैफ़े के दरवाजे से बाहर बारिश में गायब हो गया। निशा वहीं बैठी उसे देखती रही। वो जानती थी कि मेहरान उस वक्त उस मकाम पर है जहाँ रोशनी भी चुभती है। अकेडमी का ग्राउंड इस वक्त खिलाड़ियों के जोश और तपती धूप की लपेट में था। समीर नेट में मौजूद था। हर गेंद पर उसका बल्ला पूरी कुव्वत से घूम रहा था। पसीना उसकी पेशानी से ढलक कर गर्दन तक जा रहा था, मगर उसकी तवज्जो नहीं भटक रही थी। उसने लाशोरी तौर पर अपने पैरों की तरफ देखा जहां अब नए जूते चमक रहे थे। उसे याद आया वो वक्त जब इसी अकेडमी में वो टूटे हुए जूतों के साथ दौड़ता था और तलवों से छिनती हुई ज़मीन की तपिश उसे उसकी गुर्बत का एहसास दिलाती थी। उसे वो दिन भी याद आया जब उसके बाप ने क्रिकेट के जुनून को आवारागर्दी करार देकर उसे घर से निकाल दिया था। गरीब घरानों में रोटी का ख्वाब देखा जाता था और समीर ने पीसीबी का ख्वाब देख लिया था। यही उसका सबसे बड़ा कसूर था। कोच ने अचानक सीटी बजाई और तमाम खिलाड़ियों को मिड विकेट पर जमा होने का इशारा किया। सब मेरी बात गौर से सुनो। कोच ने हाथ में पकड़ा हुआ बोर्ड नीचे किया और सबकी आंखों में आंखें डाली। परसों हमारा मैच दूसरी अकेडमी के साथ है और इसके फ़ौरन बाद बैनुल अज़लाई मुकाबले शुरू हो रहे हैं। याद रखना, परसों के मैच में जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होगी वही आगे सेलेक्ट होगा और उसी बुनियाद पर फैसला होगा कि कौन पीसीबी के ऑफिशियल इवेंट्स में जा रहा है। पूरे ग्राउंड में गहरा सन्नाटा छा गया। हर खिलाड़ी के लिए ये करो या मरो वाली सूरत हाल थी। और एक और बात, कोच ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जो टीम ये मैच जीतेगी उसे ट्रॉफी तो मिलेगी ही, मगर मेरी तरफ से एक खास इनाम भी है। जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा उसे मैं अपनी जेब से 70,000 रुपये नकद इनाम दूंगा। 70,000! ये रकम सुनते ही समीर के कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। उसके लिए ये सिर्फ रकम नहीं थी, ये उसके बाप की नाराज़गी का जवाब थी। ये उसके घर वापसी का टिकट थी। वो इन पैसों से अपने अब्बू को दिखाना चाहता था कि उसका जुनून फजूल नहीं है। वो साबित करना चाहता था कि जिस बेटे को उन्होंने नाकाम समझकर घर से निकाला वो एक दिन मुल्क का नाम रोशन करेगा। ये 70,000 रुपये सिर्फ इनाम नहीं, तुम लोगों की मेहनत की कीमत है। अब देखना यह है कि कौन इसके लिए जी जान लगाता है। कोच ने अपनी बात खत्म की और सबको दोबारा प्रैक्टिस पर लगा दिया। समीर ने अपना बल्ला मजबूती से थामा। उसे अब ना थकन का एहसास था, ना धूप की तपिश का। उसके सामने सिर्फ परसों का वो मैच था जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। इस बार मैं हार नहीं सकता, उसने दिल में अहद किया। ये नए जूते अब तभी रुकेंगे जब मैं अपनी मंजिल पा लूँगा। कमरे में एक बोझल खामोशी छाई हुई थी। मेहरान सर झुकाए सोफे पर बैठा था जबकि सबिया उसके पास ही बैठी बेचैनी से कभी उसे तो कभी जहांजेब को देख रही थी। जहांजेब मलिक गुस्से और परेशानी के आलम में कमरे में चक्कर काट रहे थे, जबकि हशाम मलिक अपने बाजू सीने पर लपेटे खामोशी से इस सारे मंजर का हिस्सा बना हुआ था। जहांजेब अचानक रुके और मेहरान की तरफ देखकर बोले, मैंने तुम्हारे तमाम कार्ड्स दोबारा एक्टिवेट करवा दिए हैं और अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए अब कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाए। पहले ही मीडिया और लोगों ने बातें बना बनाकर जीना महाल कर दिया है। क्या तुम्हें ज़रा भी ख्याल है कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं? मेहरान ने सर नहीं उठाया, मगर उसके लबों पर एक फतेहाना मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो दिल ही दिल में खुश था कि उसका दाव चल गया है, लेकिन जब उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर सिर्फ तल्खी थी। वो खामोश रहा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेहरान। जहांजेब को उसकी खामोशी एक आंख ना बहाई। सबिया ने तड़प कर मेहरान की तरफ देखा। मेहरान, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कह रहे हैं। हिशाम ने मौका गनीमत जाना और अपने भाई की तरफदारी करते हुए कहा, बोलेगा क्या वो? आप लोगों ने उसे इतना जिद कर दिया है कि अब उसके पास कहने को कुछ बच्चा ही क्या है। जहांजेब ने पहले शाम को कसूरी नज़रों से घूरा और फिर दोबारा मेहरान की तरफ मुड़े। और क्या चाहिए तुम्हें मेहरान? बोलो, क्या चाहते हो? अब मेहरान की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उसने नज़रें उठाकर अपने बाप की आंखों में देखा और बड़े आराम से कहा, डैडी, मुझे एक नई स्पोर्ट्स कार चाहिए। जहांजेब ने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर जैसे हार मानते हुए बोले, ठीक है, तुम ले लेना स्पोर्ट कार। अब खुश हो? मेहरान की आंखों में चमक आ गई। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा और जहांजेब के करीब जाकर उनसे लिपट गया। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। मगर जहांजेब ने उसे सख्ती से खुद से दूर किया और उसे बाजू से पकड़कर गुस्से से बोले, याद रखना मेहरान, अगर तुमने दोबारा नशा किया या फिर खुदकुशी करने जैसे कोई ड्रामेबाजी की तो फिर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मेहरान के चेहरे पर अब भी वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जैसे वो जानता हो कि वो जब चाहे अपने बाप को अपने इशारों पर नचा सकता है। मेहरान एक बार फिर उसी कैफ़े में दाखिल हुआ, मगर इस बार उसके कदमों में वो बोझलपन नहीं था। उसका चेहरा दमक रहा था। वो सीधा निशा की मेज़ तक पहुंचा और कुर्सी खींच कर बैठ गया। निशा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। निशा ने हैरानी से उसे देखा और हंस दी। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने खुश हो? डैडी ने मुझे सारी आज़ादी दे दी है निशा। उन्होंने मेरे तमाम कार्ड्स एक्टिवेट करवा दिए हैं और मुझे नई स्पोर्ट्स कार भी लेकर दे रहे हैं। अब मैं फाइनली अपने दोस्तों के सामने सर उठाकर बैठ पाऊंगा। मेहरान की आवाज़ में जोश था। निशा का चेहरा एक लम्हे के लिए मुरझा गया। वो सोचने लगी, जिसे मेहरान आज़ादी कह रहा है, शायद कुछ लोग इससे तंग आ चुके हैं। मगर इतने दिनों बाद मेहरान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखकर वो खुद भी हंस दी और बोली, ठीक है,
फिर तुम ही दोगे पार्टी। मेहरान उसे हंसता देखकर शरारत से बोला, ओह तो निशा हयात हंसती भी है। निशा का चेहरा थोड़ा सुर्ख हुआ, मगर उसने एक बार फिर मेहरान की आंखों में देखा और बोली, ना शुक्रियाज़ादे, आपको आपकी ज़ाती मुबारक। क्या निशा, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मेहरान ने अचानक पूछा। निशा ने हैरानी से आबरू उचकाए। मेरी हेल्प क्यों? मुझे तो किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं। मेहरान अपने ही लफ्ज़ों में उलझ गया और अब थोड़ा शर्मिंदा भी होने लगा। नहीं, मैं कह रहा था कि निशा ने उसकी जीभ मिटाने के लिए बात टाल दी। मेहरान, कल समीर का मैच है दूसरे एकेडमी के साथ। निशा की बात सुनते ही मेहरान की हंसी गायब हो गई। मुझे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने बेजारी से कहा। निशा उसके चेहरे को गौर से पढ़ने लगी, जैसे कुछ गौर से देखने लगी, जैसे कुछ पढ़ना चाह रही हो। ओह तो ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने सोचा था तुम भी जाओगे, मैं वहाँ अकेली बोर हो जाऊंगी। मेहरान थोड़ा सा मुस्कुराया। ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। निशा मुस्कुरा दी। फिर उसने मुकम्मल तौर पर बात का रुख बदला। तुम्हारी पढ़ाई का क्या बन रहा है? तुमने एमडी कैट नहीं दिया तो कोई और टेस्ट तो दे दो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लो किसी और सब्जेक्ट में। मेहरान अब संजीदा हो गया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मेरा साल ज़ाया हो गया है डैडी की वजह से। निशा को बेख्तियार उस पर तरस आया। उसने मेहरान के हाथ पर अपना हाथ रखा। मेहरान ने महसूस किया कि उसका अपना हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। उसने नज़र उठाकर निशा को देखा। नहीं मेहरान, साल ज़ाया नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी एडमिशन्स ओपन हैं। तुम देखो, थोड़ा इस चीज़ पर भी ध्यान दो। निशा ने उसे उस तरह समझाया कि बात मेहरान की रूह तक असर कर गई। निशा उठ खड़ी हुई। ठीक है, फिर कल तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो? मेहरान ने उसे देखकर रोकना चाहा। मैं तुम्हें अभी ट्रीट देना चाहता हूँ। नहीं मेहरान, अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे आज लॉन्ग लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। ओह अच्छा, मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। मेहरान मुस्कुराया। निशा मुड़कर जाने लगी तो मेहरान की आवाज़ सुनकर रुक गई। मेहरान उसके पीछे खड़ा था और हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। फ्रेंड्स? निशा उसे देखकर हैरान हुई। तुमने तो कहा था कि हम फ्रेंड्स हैं, फिर अब? हाँ, वो मैंने कहा था, अब बनना चाहता हूँ। निशा ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स? दोनों एक साथ कैफ़े से बाहर आ गए, जहाँ बाहर की हवा में अब एक नई ताजगी थी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।